नमस्कार, कलाम समसामयिक की ऑडियो बुलेटिन में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगी दिन भर की वो तमाम खबरें जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अमित खरे को बनाया गया सूचना एवं प्रसारण विभाग का सचिव। भारत सैन्य खर्चा करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बना। कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए केरल में तैयार हुआ कार्मी बोट रोबोट। 26 अप्रैल को मनाया गया विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जा रहा है विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह। भारत के 5 पूर्वोत्तर राज्य कोरोना मुक्त। एनटीपीसी ने लॉन्च की हाइड्रोजन ईंधन सेल और इलेक्ट्रिकल कार। प्लाज्मा थेरेपी करने वाला देश का पहला अस्पताल बना केजीएमयू अस्पताल। आइए अब खबरों को समझते हैं विस्तार से। अमित खरे बने सूचना व प्रसारण विभाग के सचिव। पिछले दिनों भारत की शीर्ष नौकरशाही में बड़े फेरबदल हुए हैं। 1985 बैच के झारखंड कैडर के अधिकारी अमित खरे को सूचना व प्रसारण विभाग का सचिव बनाया गया है। वहीं स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को 3 महीने का विस्तार दिया गया है। इसके साथ ही पीएमओ के अतिरिक्त सचिव तरुण बजाज को आर्थिक मामले विभाग का प्रभार दिया गया है। भारत सैन्य खर्चा करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बना। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 जारी की है। इसके अनुसार भारत सबसे ज्यादा सैन्य खर्चा करने वाले देशों की सूची में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। विश्व भर में साल दर साल सैन्य साजो सामान पर खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। स्टॉकहोम स्थित थिंक टैंक ने कहा कि वैश्विक सैन्य खर्च मामलों में 2019 के भीतर भारत और चीन के बीच बड़ी प्रतिस्पर्धा हुई है। अमेरिका, चीन और भारत दुनिया के शीर्ष 5 सबसे ज्यादा सैन्य खर्चा करने वाले देशों में शामिल हैं, जिसमें चीन दूसरे और अमेरिका पहले नंबर पर बरकरार है। विश्व के इतिहास में पहली बार भारत और चीन दुनिया में सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले चोटी के 3 देशों की सूची में शामिल हो गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले 3 देशों में 2 देश एशिया के ही हैं। केरल में तैयार हुआ कार्मी बोट रोबोट। केरल के एर्नाकुलम में स्थित सरकारी अस्पताल ने कोविड-19 मरीजों की सेवा के लिए कार्मी बोट नाम का एक रोबोट तैयार किया है। इस रोबोट का इस्तेमाल मेडिकल कॉलेज के कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड में रखे गए मरीजों की सहायता के लिए किया जाएगा। इस रोबोट को आसीमूव रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है, जो केरल गांव स्टार्टअप मिशन के निर्माताओं के साथ काम करने वाला एक निगम है। इस परियोजना का उद्देश्य कोविड-19 रोगियों और डॉक्टरों के बीच होने वाले संपर्क को सीमित करने के साथ साथ पीपीई किट की कमी की समस्या का भी समाधान करना है। यह रोबोट 25 किलोग्राम तक का वजन प्रति सेकंड 1 मीटर की अधिकतम गति के साथ ले जाने में सक्षम होगा। 26 अप्रैल को मनाया गया विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे यानी विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा साल 2000 में दुनिया भर में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने और रोजमर्रा के जीवन पर रचनाकारों द्वारा समाज के विकास में किए गए योगदान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2020 का विषय है इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जा रहा है विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह। प्रतिवर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह को विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सभी आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण की सहायता से बीमारियों से सुरक्षित रखना है। इसके अन्य उद्देश्यों में स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण की भूमिका को रेखांकित करना, प्रतिरक्षण के अधिक से अधिक लोगों को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करना, स्वास्थ्य के लिए नियमित प्रतिरक्षण के लाभ को रेखांकित करना आदि शामिल हैं। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह को पहली बार 2012 में आयोजित किया गया था। वर्ष 2020 की थीम है वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। देश के 5 पूर्वोत्तर राज्य हुए कोरोना मुक्त। दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी के दौरान देश के लिए कुछ सुकून भरी खबरें भी आ रही हैं। देश के 8 उत्तर पूर्व राज्यों में 5 राज्य मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश कोविड-19 मुक्त हो गए हैं। अन्य 3 राज्यों मेघालय, असम और मिजोरम में नए मामले दर्ज नहीं किए गए हैं। इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की। यह घोषणा केंद्रीय मंत्री ने उत्तर पूर्वी परिषद, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम तथा गन्ना एवं बांस प्रौद्योगिकी केंद्र के अधिकारियों के साथ
बातचीत के दौरान की। एनटीपीसी ने लॉन्च की इलेक्ट्रिक कार और हाइड्रोजन ईंधन सेल बस। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने हाल ही में 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बस और 10 इलेक्ट्रिकल कारें लॉन्च की है। इन बसों और कारों को नई दिल्ली और लेह में लॉन्च किया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए भी इसी तरह के प्रस्ताव पर कार्य किया जा रहा है। आइए जानते हैं हाइड्रोजन ईंधन सेल क्या होता है। हाइड्रोजन ईंधन सेल हाइड्रोजन ईंधन को बिजली में बदलने के लिए रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग करता है। ईंधन सेल का मुख्य लाभ यह है कि उन्हें अक्सर चार्ज करने की आवश्यकता नहीं होती। जब तक ईंधन उपलब्ध है, वे बिजली का उत्पादन करते रहते हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन को एनोड के माध्यम से, ऑक्सीजन को कैथोड के माध्यम से पारित किया जाता है। प्लाज्मा थेरेपी करने वाला देश का पहला अस्पताल बना केजीएमयू अस्पताल। लखनऊ का किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय कोविड-19 इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी सफलतापूर्वक करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। एक 58 वर्षीय डॉक्टर उत्तर प्रदेश में पहले कोरोना वायरस मरीज थे जिन्हें प्रायोगिक उपचार के रूप में प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी। आइए जानते हैं क्या होती है कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी का उद्देश्य कोविड-19 से ठीक हुए व्यक्ति के खून से एंटीबॉडी उपयोग करके वायरस के गंभीर रूप से प्रभावित मरीजों का इलाज करना है। इस थेरेपी की प्रक्रिया काफी सरल है, जो एंटीबॉडी में समृद्ध कोविड-19 मरीज के रक्त पर आधारित है। जिनके रक्त में वायरस से लड़ने की विशिष्ट क्षमता वाले एंटीबॉडीज होते हैं, ऐसे एंटीबॉडीज कोविड-19 से ठीक हुए मरीज के शरीर से निकालकर बीमार शरीर में डाल दिए जाते हैं। मरीज पर एंटीबॉडी का असर होने के बाद वायरस कमजोर होने लगता है, जिसके बाद मरीज के ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। ये थी आज की प्रमुख खबरें। ये अंक आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोरोना वायरस से अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखिएगा। आप स्वस्थ रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।